हेलो दोस्तों, स्वागत है महामैराथन क्लास में आपका। जैसे कि डिमांड पे वन लाइनर क्वेश्चन क्राउन का सारे बुक का क्वेश्चन आंसर आप में इसमें दिया गया है और इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो फटाफट वन लाइनर कंप्लीट करने के बाद 100 क्वेश्चन जरूर मारिएगा। और जैसे कि बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट चल रहा है रोज़ रात 8 बजे, उसमें से बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया जा रहा है। बेबी कुमारी हो या अजीत जी हो या राहुल मिश्रा जी हो, बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, 40 प्लस नंबर ला रहे हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद और उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता हूं। उनका बीपीएससी क्लियर हो जाएगा आराम से, टेंशन फ्री होके। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महामैराथन क्लास। पहला क्वेश्चन है, रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना। ये सारा क्वेश्चन स्टेट में आने की संभावना है 100%। चलिए, रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ है। कहाँ स्थित है? तो रामपुर में, यूपी में स्थित है। ये आपसे 2 सवाल बनता है। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? याद रखिएगा कब बना और इसको कब राष्ट्रीय महत्व दिया गया। तो इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी में। एक सवाल है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आपका बना है 1891 में, लेकिन उसका राष्ट्रीय महत्व कब मिला है? तो 1969 में मिला है, 1969 में मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ख़ास तौर पे जितना भी सार्वजनिक पुस्तकालय है, अधिकांश लाइब्रेरी आपका डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, महामैराथन और प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिएगा आप लोग। इसके बाद 100 क्वेश्चन। चलिए, सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय, देख सकते हैं बार बार पूछा जा रहा है, पुस्तकालय बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा 1918 ईस्वी में बनाया गया है। राष्ट्रीय महत्व कब दिया गया? तो 1918 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरे कुशान मेहताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। चलिए अब जान लेते हैं कि डायरेक्टर, खास तौर पे डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो RRLF के द्वारा किया जाता है। तो चलिए, RRLF कब बना है? तो 1972 ईस्वी में बना है। ठीक है, और ख़ास तौर पे याद रखिएगा राजा राम जी का 200 वर्ष गांठ पे बनाया गया था। इसको खास तौर पे लाइब्रेरी शेष, मतलब आपसे कई बार पूछा जाएगा कि पुस्तकालय, सार्वजनिक जितने भी पुस्तकालय है आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के ही अंतर्गत काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट आपका प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? फ्रेंच शब्द से किस शब्द से बना है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर होगा लीवर शब्द से बना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? ये कई बार KVS, NVS, DSSB में पूछा जा चुका है और मैंने 8 बजे रात में जो प्रैक्टिस सेट किया हूँ उसमें भी ये कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा मार्टिन स्टीनर के द्वारा सबसे पहले किया गया था पुस्तकालय विज्ञान का शब्द का प्रयोग, और इस शब्द को रंगनाथन द्वारा सर्वप्रथम व्यापक तौर पर उपयोग किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आज का, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा मेलविन डेवी को जाता है। मेलविन डेवी को क्यों जाता है? तो सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, 11वां क्वेश्चन, कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी 1887 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मैक्स हो गया, 1887 ईस्वी में बनाया गया है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला स्कूल आपसे कई बार पूछा जाएगा कि देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय शिक्षा में मेलविन द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। और एक सवाल घुमा के पूछेगा कि पहला पुस्तकालय कौन सा है जो लाइब्रेरी के तौर पे बनाया गया है? तो इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है। ठीक है, ये 1910 ईस्वी में बड़ौदा राज्य, आपको याद होना चाहिए, इतिहास यही है पुस्तकालय का कि 1910 ईस्वी में पुस्तकालय का सबसे पहले आंदोलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए खास तौर पे किसे बुलाया गया था अमेरिका से? तो आपको पता होना चाहिए मेलविन डेवी के छात्र हैं W.F. वार्डन। ठीक है, किसके छात्र हैं? तो मेलविन डेवी के छात्र हैं, जो 1910 आए 11 में। ठीक है, पूर्णतः डेट याद रखिएगा।
1911 में आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को ही माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सन 1915 ईस्वी में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान और डिप्लोमा शुरू किया गया? कई बार ये सवाल आ चुका है कि डिप्लोमा कोर्स सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया और पंजाब यूनिवर्सिटी में किसके द्वारा किया गया? तो आप इनका दो नाम याद रखिएगा। पहला नाम तो W.A. वार्डन का भी नाम जरूर याद रखिएगा, इनका भी सहयोग रहा है, और एक्स डॉन डिकनेस का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। 100 क्वेश्चन जरूर बताइएगा कितना सही हुआ आपका, उनका नाम जरूर लिया जाएगा। जैसे कि 17 क्वेश्चन, भारत में बिलीफ कोर्स, आप लोग बिलीफ कोर्स कर चुके होंगे, तो बिलीफ कोर्स सबसे पहले कब शुरू किया गया? उसको पहले बिलीफ बोला जाता था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1947 ईस्वी में 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ठीक है, तो और एमलिस कोर्स कब शुरू किया गया? देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन वही है कि एमलिस कोर्स कब शुरू किया गया, तो पता होना चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 1949 ईस्वी में, 1949 में। 2 साल का ही फ़र्क है, याद रखिएगा, दोनों याद रहेगा। भारत में एमफिल भी पूछा जाता है यहाँ पे आपसे कि एमफिल आपसे इग्नू यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है। किस यूनिवर्सिटी से सबसे पहले शुरू किया गया था? तो 1978 में 1978 ईस्वी में शुरू किया गया था दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएचडी कोर्स आप बोल सकते हैं। पीएचडी सबसे पहले पीएचडी कई बार पूछा जाएगा कि पीएचडी कोर्स सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। कब किया गया? तो 1951 में किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जरूर पूछेगा कि पीएचडी तो सबसे पहले शुरू हुआ था, परंतु सबसे पहले करने वाले कौन हैं? सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि कौन प्रदान किए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि डीवी कृष्णजी राव, खास तौर पे 1957 में सबसे पहले पीएचडी धारक बने थे। ठीक है, अब किसके अंतर्गत किए गए? तो डॉक्टर रंगनाथन जी इनका थीसिस को सेलेक्ट किए थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में डिलीट कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? तो उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। 23 क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है? भारत में किसे सर्वप्रथम डिलीट की उपाधि प्रदान की गई? तो बीवी शुक्ला को 1992 ईस्वी में प्रदान की गई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बढ़िया प्रदर्शन कीजिएगा, जैसे कि बेबी कुमारी हुई या राहुल मिश्रा जी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, 50 में 40 प्लस ला रहे हैं, तो उनका कन्फर्म बिहार लाइब्रेरियन का सपना पूरा होगा। तो आप लोग जरूर 100 क्वेश्चन में देखिएगा, इजी क्वेश्चन है और ये स्टेट के लिए पहले स्पेशल पढ़ाया जा रहा है। और आज के लिए 25 क्वेश्चन लास्ट रहेगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलने वाला है। तो जैसे कि आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे बोला जाता है? तो मेल्विन डेवी को जाना जाता है। आज का 25 क्वेश्चन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म और कब और कहाँ हुआ था? तो 12 अगस्त 1892 में सियाली मद्रास में, वर्तमान में चेन्नई में है। डॉक्टर रंगनाथन जी को याद रखिएगा, सियाली रामामित्र रंगनाथन बोला जाता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता देता हूं कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान सूत्रों की रचना कब की गई और किसके द्वारा? उसके पहले 1928 ईस्वी में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई की स्थापना की गई थी। अब चलिए इसके बाद 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाइए और बताइएगा कितना सही हुआ आपका, उनका नेक्स्ट वीडियो में फिर से नाम लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। आज का पहला सवाल है आपका, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास और विस्तार पर जोर देता है? इसका आंसर होगा आपका 5वां लॉ, 5 लॉ। आपको पता होना चाहिए कि वर्धनशील संस्था बोला जाता है 5 लॉ को। ठीक है, 5 लॉ कब आया था? तो सबसे पहले 1928 में पूर्णतः डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया था, परंतु प्रकाशित पूछा जाता है हर बार, तो 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था 5 लॉ को। अब 5वां लॉ क्या है? बार बार याद रखिएगा, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो जानते हो वो कमेंट में कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर होगा आपका सी, जॉन मैकफ्लोन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1903
में मैटकॉफ हॉल में जनता के लिए खोल दिया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि उस समय के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। और कब बना इंपीरियल लाइब्रेरी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1891 ईस्वी में बना है, 1891 में बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डीडीसी में मुख्य मेन क्लास की संख्या कितनी है? कितनी है मेन क्लास, तो आपको पता होना चाहिए 10 मेन क्लास होता है डीडीसी का। ठीक है, तो 10 मेन क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मेन क्लास में 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके 900 नंबर का यूज किया जाता है डीडीसी में। डीडीसी कब आया, तो 1876 1876 में आया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आने वाले समय में आपसे पूछा जाएगा कि 1876 में डीडीसी बना है। और एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये आपसे नोटेशन भी पूछा जाता है, तो आप मिश्रित अंकन नहीं है, ये शुद्ध अंकन का उपयोग किया जाता है। चलिए 10 मेन क्लास में आपको बता देता हूँ, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है 10 मेन क्लास आपसे ही। जैसे कि 00 में आपको याद रखना चाहिए कि कंप्यूटर एवं जनरल जो आते हैं सब्जेक्ट, उसमें 00 का यूज किया जाता है। 100 में आपका याद रखिएगा, 100 में साइकोलॉजी और फिलॉसफी आता है। 200 में आपका रिलीजन आता है। ठीक है, 300 में आपका सोशल साइंस आता है। 400 में आपका लैंग्वेज आता है। 500 में आपका साइंस आता है, प्योर साइंस बोलिएगा इसको, प्योर साइंस आता है। ठीक है, 600 में आपको साइंस ही के अकॉर्डिंग, बहुत लोगों को याद नहीं होता, तो 600 के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब इलेक्ट्रॉनिक तौर पे साइंस बोला जाता है। ठीक है, 700 में आपको आर्ट्स बोला जाता है, आर्ट्स बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बोलते चले याद हो जाएगा। 800 में आपका लिटरेचर आता है, 800 में आपका लिटरेचर आता है। 900 में मात्र 2 हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। 10 मेन क्लास। ठीक है, आपका 10 मेन क्लास समाप्त हो गया। याद रखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मतलब वीक कब मनाया जाता है? लाइब्रेरियन वीक कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा आपका 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर मनाया जाता है। 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर में मनाया जाता है। एक सवाल और है कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 12 अगस्त, 2 क्वेश्चन है आपका, एक लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, एक लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को आपको लाइब्रेरी डे मनाया जाता है और 12 अगस्त को आपको लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी है? एक इम्पॉर्टेंट बात कि रंगनाथन जी के द्वारा 5 पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा। 5 पुस्तक आपसे पूछा ही जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लॉ पुस्तक के तौर पे प्रकाशित किया गया था, परंतु ये भी आया था आपका, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 5वां का आंसर होगा डॉक्टर रंगनाथन जी। ठीक है, तो सबसे पहले ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये भी लिख लीजिएगा कि 1937 में प्रकाशित हुआ था। 1937 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 6ठा क्वेश्चन, किस प्रकार के पुस्तकालय मुख्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य में स्थापित किए जाते हैं? मैं बस अनुरोध करूंगा कि कोशिश कीजिए खुद आंसर बताने का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, बहुत लोग कमेंट कीजिएगा कि बी सी, लेकिन इसका आंसर कोई नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि पुस्तकालय कुछ लाभ कमाने के लिए नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन। ISSN का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म मैं बार बार बोलता हूँ, याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म इसका आंसर होगा आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। 7वां का क्वेश्चन का आंसर होगा, आपसे ये पूछेगा कि कितने नंबर का होता था, तो ये याद रखिएगा कि 8 नंबर का होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे याद रखिएगा, ये पत्रिका समाचार पत्र पे ज़्यादा आपको मिलेगा इसको प्रकाशन के तौर पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि मैं आपको ALA के बारे में स्टार्टिंग वीडियो में बता दिए थे कि ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई?
कब हुई ALA की स्थापना? बहुत ही इजी है, इसका आंसर होगा ए 1876 ईस्वी में हुई, 1876 ईस्वी में हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए 9 क्वेश्चन। पुस्तकालय में सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला कैटलॉग प्रारूप कौन सा है? चलिए 9 का आंसर होगा आपका डी। ठीक है, डी क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑपेक बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है इसको। ये खास तौर पे उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के संग्रह को कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों के माध्यम से खोजने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ऑपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर होगा, 10वां का आंसर होगा आपका सी, जापान से हुआ है। ठीक है, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इस शब्द का उपयोग 1960 ईस्वी में हुआ था। जापानी समाजशास्त्री और सूचना वैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कब आया है? तो 1960 ईस्वी में आया है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन करवाऊंगा। बहुत कमेंट आ रहा था कि सर सोल्यूशन करवाइए, तो ज़रूर करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं करवाता चल रहा हूँ। 11 का क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले? 5 लॉ आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 3rd लॉ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर सी, तृतीय लॉ है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 5 लॉ कब आया? तो 1928 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया, परंतु 1931 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। प्रकाशित याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कई बार प्रकाशित पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप OCLC के बारे में, ऑपेक के बारे में अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन था आपका कि ऑपेक किस लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जानते हैं वो जो कमेंट में करके बता सकते हैं ऑपेक किस लॉ के अंतर्गत आता है सूचना स्रोत में। चलिए 12 क्वेश्चन देखिएगा। कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? CC का प्रकाशन आपको पता होना चाहिए कि 1933 ईस्वी में हुआ था, 1933 में हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। CC में आपको इम्पोर्टेंट है कि CC में ही आपको डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा PM, इम्पोर्टेंट देखिएगा, PMEST मतलब क्या होता है इसका, भी इम्पोर्टेंट है। पर्सनालिटी होता है, फिर मैटर होता है, एनर्जी होता है, स्पेस होता है और टाइम होता है। याद रखिएगा PMEST। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके द्वारा लाया गया? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेट 2 चल रहा है और मैं माफ़ी चाहूँगा कि 1-2 क्वेश्चन थोड़ा ख़राब बन चुका है, जल्दी में बन गया था, इसी के कारण मैं 15 क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। 15 क्वेश्चन कि भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल का प्रारूप किसने तैयार किया? 15 का आंसर होगा आपका डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया। कोशिश कीजिएगा खुद आंसर देने का, तो आपको अच्छा रहेगा। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से समझा देते हैं आपको। ये भारत में पब्लिक मॉडल बिल का प्रारूप डॉक्टर रंगनाथन जी ने तैयार किया था। 1930 ईस्वी में 1930 में बनारस में आयोजित अखिल एशियन शैक्षणिक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। एक सवाल ऐसे ही बनता है कि बनारस में कौन सा आयोजित किया गया था? तो आप बोलिएगा एशियन शैक्षणिक सम्मेलन प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन ने भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास और कानून को पुरजोर वकालत की थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। 16 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। एनालिटिकल एंट्री का उपयोग किस लिए किया जाता है?
किस लिए किया जाता है? तो 16 का आंसर होगा आपका बी, पुस्तक के किसी अध्याय या लेखक के लिए किया जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। चलिए 17 क्वेश्चन, नैसडॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्केयर आप जरूर पढ़े होंगे कि नैसडॉक और नैसकॉम को मिला के बना है, तो परंतु कब बना, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा है कि नैसडॉक कब बना है। नेस्केयर तो सब लोग जानते हो कि नेस्केयर कब बना, तो नैसडॉक कब बना है? तो 17 का आंसर होगा आपका, 17 का आंसर आपका 1952 ईस्वी में बना है। तो नेस्केयर भी कब बना है आप फटाफट बता भी सकते हैं जो जानते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं कि 2002 में बना है नेस्केयर। किसको मिला के बना है? नैसडॉक और नेस्कॉम को मिलाकर बना है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। फुल फॉर्म भी आपसे कई बार नैसडॉक का पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बोला जाता है। ठीक है, और ये खास तौर पे वैज्ञानिक तकनीक सूचना को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 क्वेश्चन। डीडीसी का 19वां संस्करण कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ है? आप याद रखिएगा 18 और 19 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। 3 भागों में प्रकाशित हुआ है, और आपको मैं बता देता हूँ 20, 21 और 22, 23 आपका 4 भागों में प्रकाशित होता है। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि कब प्रकाशित होता है। एक सवाल और बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है कि डीडीसी का 19वां संस्करण कब आया? तो 1979 में आया है, 1979 में आया है। महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि हम आपको जस्ट अभी बताएं कि सीसी के बारे में, कि सीसी के मौलिक श्रेणी फंडामेंटल कैटलॉग्स कौन सी है? तो चलिए 19 का आंसर बी होगा। ठीक है, 19 का आंसर आपका बी होगा। जैसे कि हम आपको बताएं PMST के बारे में कि डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया था, तो उसका क्या है? तो व्यक्ति, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय, जैसे कि इंग्लिश में आपको बताए थे पर्सनैलिटी, मैटर्स, एनर्जी, स्पेस, टाइम। ठीक है, तो यही है हिंदी में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और बहुत कमेंट के अनुसार मैं, देखिए आज मैं समय नहीं दे रहा हूँ, टाइम पे आपका क्वेश्चन करवाता चल रहा हूँ। चलिए 20 क्वेश्चन आज का। 20 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ से प्रकाशित होता है? 20 का आंसर होगा, कोशिश कीजिएगा खुद आंसर देने का। 20 का आंसर आपका होगा सी, यूके से प्रकाशित होता है। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूके से प्रकाशित होता है आपका। यह जर्नल 1969 में प्रकाशित हो रही है। ठीक है, ये जर्नल कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1969 से प्रकाशित हो रही है। चलिए क्लास बस बताइएगा कि इस बार का क्लास आपको कैसा लगा, जैसा आप चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग कर रहा है क्लास। चलिए 21 क्वेश्चन है, रिलेटिव इंडेक्स किस वर्गीकरण पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? 21 का आंसर होगा आपका बी, डीडीसी के अकॉर्डिंग। डीडीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि डीडीसी के बारे में हम आपको कुछ बहुत बार बोल चुके हैं कि 1876 ईस्वी में आ चुका है, मेल्विन डेवी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल डीडीसी का 23वां संस्करण लास्ट संस्करण है जो 2011 में समाप्त हो गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण किस नाम से जाना जाता है? जो 2000 ईस्वी में आया था वो वेब डेवी के नाम से जाना जाता है, और वो OCLC के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं ज़रूर आपको बताता चल रहा हूँ। 22 का क्वेश्चन, पुस्तकालय के संदर्भ में आउटसोर्सिंग का अर्थ क्या है? एक महत्वपूर्ण कि आउटसोर्सिंग आप
लाइब्रेरी शब्द में खुद वर्ड को समझ के क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग आपको लाइब्रेरी साइंस में पढ़ाया भी ना गया हो तो आप खुद सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, देखिए इसका आंसर बी होगा, पुस्तकालय के कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसी को सौंपना। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग आपको खुद बताता है, आउट मतलब बाहर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लाइब्रेरी साइंस में आप पढ़ें या ना पढ़ें, खुद कई क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो जैसे कि ये 23 क्वेश्चन थोड़ा PDF ख़राब बना है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। RRLF कहाँ और किसके लिए बना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए बना है। चलिए 24 का क्वेश्चन, चलिए क्या है, डबलिन कोर क्या है, डबलिन कोर क्या है। 24 का आंसर आपका होगा बी, एक मेटा डाटा मानक है, एक मेटा डाटा मानक है। यह इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर शीर्षक निर्माणकर्ता विषय तिथि को शामिल जो वेब संसाधनों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 क्वेश्चन, एमलिफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमलिफ कोर्स बहुत लोग और बिलिस कोर्स बहुत लोग करके बैठे हैं। इसका मैं चाहता हूँ कमेंट में आप लोग खुद कर दें कि बिलिस, सबसे पहले बताइएगा कि बिलिस कब आया है। ठीक है, बिलिस कब आया है, तब तक मैं बता देता हूँ कि एमलिस कब आया है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आया है। तो इसका आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था, 1949 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए बिलिस कोर्स भी मैं बता देता हूँ। बिलिस कोर्स आपका 1947 में किया गया था और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन करने से पहले मैं बता देता हूं कि महा मैराथन क्लास आपका आने वाला है कुछ दिनों में। 1 लाइनर क्वेश्चन KBS और DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, तो महा मैराथन क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्लास आने वाला है। चलिए 26 का क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, इसका आंसर होगा आपका, चलिए इसका आंसर 26 का आंसर सी होगा। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निर्देशिका। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग यह एक वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 पॉइंट रखिएगा आप। यह एक वार्षिक प्रकाशन है जो दुनिया भर में शैक्षणिक संस्थानों जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, पुस्तकालय संग्रह को भी इम्पॉर्टेंट है, विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, लाइन आप जरूर लिख लीजिएगा एक कॉपी में अंडरलाइन करके। चलिए ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम किससे संबंधित है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में विस्तार से हम आपको समझा देते हैं। इसका आंसर होगा सी, पुस्तक आदान प्रदान से इसका संबंध है। और ये किसके द्वारा लाया गया था, तो नीना ब्राउन के द्वारा लाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा लाया गया था, तो नीना ब्राउन के द्वारा लाया गया था। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपसे कई बार पूछा जा चुका है KBS और NVH में कि किसके द्वारा लाया गया है ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम, तो नीना ब्राउन के द्वारा लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी का संबंध किससे है, तो 28 का आंसर आपका बी होगा, कंप्यूटर नेटवर्क से है। आपको खुद नेटवर्क क्वेश्चन समझना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन तभी आपसे बन पाएगा, क्योंकि ये आपसे बहुत ही कोई क्वेश्चन ऐसा घुमाएगा कि आप खुद लगेगा कि नहीं पढ़े हैं। इस बात को गौर करते हुए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यानपूर्वक सुनें। ये समान नेटवर्क टोपोलॉजी है। ठीक है, जो बस, स्टार, रिंग, मेश और हाइब्रिड टोपोलॉजी शामिल रहता है इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। UDC बहुत इंपॉर्टेंट है। UDC का प्रथम संस्करण कई बार लोगों को पता होगा कि UDC का प्रथम संस्करण 1905 कर रहे होंगे। अब बताइए कि अंग्रेजी संस्करण में कब प्रकाशित हुआ।
अंग्रेजी संस्करण में कब प्रकाशित हुआ है? कुछ लोगों को तो पता नहीं होगा कि अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित होता है, क्योंकि इसमें फ्रेंच भी होता है, आपका अंग्रेजी भी होता है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर होगा आपका 29 का आंसर बी होगा। 1943 में अंग्रेजी शब्द में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1943 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये पूर्णतः मैं फिर से बता देता हूँ कि ये हेनरी लाफॉन्ट और पॉट ऑटलेट द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन आने से पहले मैं फिर से बता देता हूँ कि महा मैराथन क्लास आने वाला है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। चलिए 13 क्वेश्चन है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया परियोजना किसके द्वारा विकसित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ये भी आई करके रख लीजिएगा कि आएगा ही आएगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। 30 का आंसर होगा आपका ए, IIT खड़गपुर से। IIT खड़गपुर से इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा और इसके लिए कुछ खास है नहीं समझाने के लिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो रहेगा समझाने के लिए मैं ज़रूर समझाऊंगा। कमेंट आ रहा था कि सर एक एक क्वेश्चन को समझाइए, तो आप लोग खुद कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि समझाने लायक नहीं है। शोध गंगा क्या है? शोध गंगा क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले इन्फॉर्मेट के द्वारा ये बनाया गया है शोध गंगा। ठीक है, तो ये खास तौर पे याद रखिएगा कि ये 33 भारतीय शोध प्रबंधों है। इसका आंसर आपका बता देता हूँ, आपका भारतीय शोध प्रबंधों है। ठीक है, बी होगा, जो इन्फॉर्मेट के द्वारा शुरू किया गया था। ये समानता शोध गंगा याद रखिएगा, ये भारतीय विश्वविद्यालय, ठीक है, में जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों और शोध पत्रकों का एक डिजिटल भंडार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शोध गंगा क्या करता है? आने वाले समय में आपको शोध गंगा, शोध गंगोत्री आपको कन्फ्यूजन देगा। चलिए यूजीसी, ठीक है, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर बहुत लोग 1953 मान रहे होंगे, लेकिन परंतु सही भी है कि 1953 में बना। ठीक है, कब बना? तो 28 दिसंबर 1953 में बना। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम के आज़ाद के द्वारा। ठीक है, परंतु यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि पूर्णतः किस वर्ष बना, तो आपका इसका आंसर होगा 1956 में, 1956 में संवैधानिक निकाय के रूप में बना। ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन का डाउट मत कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि 1953 में बना था, परंतु संवैधानिक निकाय के रूप में 1956 में। इसका आंसर सी ही दिया गया है और सी ही है। ठीक है, तो आप इस बात को गौर करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, मैं आपका मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक बनता है। 33 क्वेश्चन, सीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? याद रखिएगा कि सीसी हो या सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग हो या डीडीसी, आप इसका प्रकाशन याद रखिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसका आंसर बताने से पहले, सबसे पहले पहला प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था, दूसरा प्रकाशन 1945 में हुआ था, तीसरा आपका 1951 में हुआ था और चौथा आपका 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था। तो पाँचवा कब हुआ? तो पाँचवा हुआ आपका 1964 में हुआ, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लास, और एक एक पॉइंट मैं बताता चल रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर तो बहुत इजी है, 1836 ईस्वी में की गई, 1836 ईस्वी में की गई है। बी होगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और कुछ इसका 34 का आंसर कि कब की गई? तो 8 मार्च, याद रखिएगा 8 मार्च
8 मार्च 1836 ईस्वी में की गई है। मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको फिर इम्पीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया गया था। और कल मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि इम्पीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे, तो कमेंट में इस बार ज़रूर कीजिएगा। आप लोग बताइए कौन थे फर्स्ट लाइब्रेरियन। फटाफट आप इसका कमेंट में कीजिएगा कि इम्पीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। ट्रैंकेशन तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? 35 का आंसर होता है आपका बी, डेटाबेस खोजने के लिए किया जाता है। आप उसका कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि इम्पीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर मैं देखना चाहता हूँ कि किसको किसको याद है। चलिए 36 का आंसर देखिएगा, IPR। IPR में क्या शामिल नहीं है? देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बौद्धिक संपदा अधिकार में कौन कौन शामिल होते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल आपसे कई बार पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका, चलिए मैं बता देता हूँ इसका सबसे पहले कि इसमें पेटेंट शामिल रहता है, कॉपीराइट भी शामिल रहता है और ट्रेडमार्क भी शामिल रहता है। इसका आंसर डी होगा, सेंसरशिप शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 37 क्वेश्चन, DDC में फॉर्मल डिवीजन में अब क्या कहा जाता है? 37 का इसका आंसर होगा आपका बी, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इतना मेहनत कर रहा हूं और आपके अकॉर्डिंग बहुत कमेंट आया था कि सर ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए। तो देखिए, मैं बिना बकवास किए हुए भी मैं 5 सेकेंड आपको नहीं दे रहा हूं टाइम, फटाफट मैं आंसर बता रहा हूं। तो मैं चाहता हूं बस आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़बरदस्त करें। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। 38 क्वेश्चन, पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए आचार संहिता क्यों महत्वपूर्ण है? 38 का आंसर होगा आपका बी, व्यावसायिक आचरण और मूल्यों को बनाए रखने के लिए जरूरी है आचार संहिता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 क्वेश्चन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो 39 का आंसर आपका सबको पता होगा, इसका आंसर सी होगा, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लिखी गई है। आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं ABCD करके कि कौन किसका सही है। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा, और ये 1953 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था, 1953 में किया गया था। और एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि यह पुस्तक मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम 1948 में प्रावधानों के प्रभाव में केंद्रित है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर रंगनाथन जी के बारे में जीवन परिचय मैं बता चुका हूँ, जो लोग देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो देख सकते हैं, बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट सीक्वेंस का सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर रंगनाथन, ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन PMEST के बारे में देख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो मैं गौर करवा रहा हूँ वो याद रखिएगा, VVI में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। 41 क्वेश्चन, एले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खुद कोशिश कीजिएगा आंसर बताने का, तो बहुत अच्छी बात रहेगा। एले का मुख्यालय कहाँ है? 41 का आंसर आपका सी होगा, शिकागो में है। शिकागो में है, एले का मुख्यालय शिकागो में स्थित है। अमेरिका 1876 में बना था इसका मुख्यालय। चलिए एले के बारे में विस्तार से समझाते हैं हम आपको। एले के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है आपसे कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, और आपका गलत आंसर जाएगा कि मेलविन डेवी है, परंतु मेलविन डेवी सचिव के रूप में प्रस्तुत थे वहाँ, परंतु प्रथम अध्यक्ष जस्टिन विंसर थे।
चलिए ALA का प्रकाशन याद रखिएगा आप। इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, वीडियो को बस आप शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। प्रकाशन अमेरिकन लाइब्रेरी होता है, पहला प्रकाशन। दूसरा बुक लिस्ट होता है। तीसरा चॉइस याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बुक लिंक हो गया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ALA के द्वारा खास तौर पे याद रखिएगा, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लेटेस्ट कॉस्ट। मेलवे डेवी भी बोल सकते हैं इसका आंसर, परंतु ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं हम ALA के बारे में। और कैसा लग रहा है क्लास, जरूर अब इस बार बताइएगा कि पार्ट 3 वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये क्लास आपका। चलिए 42 क्वेश्चन। अलमैनक में किस प्रकार के जानकारी होती है? मैं चाहता हूं कि कमेंट में करके इस बार जरूर बताएं कि जैसा आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्लास चल रहा है। तो आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा क्लास आपको। चलिए इसका आंसर होगा 42 का आंसर C होगा। कैलेंडर, खगोलीय डाटा, सांख्यिकी आदि होगा, ठीक है। कुछ विस्तार से समझ लेते हैं कि ये खास तौर पे 42 का ये कैलेंडर, भौगोलिक डाटा खगोलिक डाटा, सांख्यिकी आदि प्रकाशन जानकारी होती है, ठीक है। यह एक वर्ष में प्रकाशन है। याद रखिएगा ये कितने प्रकाशन है, तो एक वार्षिक, ठीक है। मतलब एक वर्ष बोले या वार्षिक बोले, तो याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इंपॉर्टेंट था, ये वार्षिक रूप से प्रकाशित करता है, ठीक है। इसमें आमतौर पे कैलेंडर सूर्योदय सूर्यास्त के समय, मौसम पूर्वानुमान, ज्वार भाटा सारणी के लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े शामिल होता है। ये तथित संदर्भ के रूप में उपयोगी स्रोत है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्वविद्यालय पुस्तकालय के UGC की लाइब्रेरी कमेटी 1957 के अध्यक्ष कौन थे? 1957 43 का आंसर होगा आपका डॉक्टर रंगनाथन जी थे। डॉक्टर रंगनाथन जी थे लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 1957 में। UGC भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थिति आंकलन करने और उनके विकास में सिफारिश देने के लिए 1957 में समिति गठित किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथन जी थे। इस समिति के रिपोर्ट में अक्सर डॉक्टर रंगनाथन समिति रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 क्वेश्चन। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कब शुरू हुआ? एक क्वेश्चन और है कि INB का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। चलिए BNB का प्रकाशन 1950 ईस्वी में शुरू हुआ। 1950 ईस्वी में शुरू हुआ। और एक मैं बता देता हूँ कि इसका प्रकाशन ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा किया जाता है और ये साप्ताहिक मतलब वीकली प्रकाशन होता है। ये वीकली प्रकाशन होता है आपका, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड गणराज्य में प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करता है, ठीक है। तो ये चलिए आज इतना ही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपन एक्सेस, जैसे कि हम आपको बताएं कि ओपन एक्सेस के बारे में पूछा जाएगा आपसे, का समर्थन करता है कौन सा लॉ? तो इसका आंसर 45 का आंसर होगा आपका C, तृतीय लॉ करता है, थर्ड लॉ करता है। और थर्ड लॉ क्या है आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 क्वेश्चन आज का 46। चलिए ओपन एक्सेस के बारे में मैं बता देता हूँ, छोड़िए आगे बता ही देता हूँ आपको। ओपन एक्सेस ये तृतीय लॉ, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए, एवरी बुक इट्स रीडर्स, ठीक है। यह मुक्त द्वार प्रणाली है जिसमें पाठक सीधे सेल्फ से पुस्तक चुन सकते हैं। मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो ओपन एक्सेस उसे बोला जाता है जब आप किसी लाइब्रेरी में एंट्री लेते हैं तो उस समय आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर हो या कोई भी आप छोटा मोटा बुक आपको सामने ताखा पे, मतलब रेख बोलते हैं आप, जो बोल सकते हैं, सामने ही आपको दिख जाएगा, जिससे आपको आकर्षित, या कोई दुकान जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सामान आपको सामने आकर्षित करने के लिए,
कि आप तुरंत उसको ले सकते हैं चाहे तो उसी को ओपन एक्सेस बोला जाता है। और कोई भी आप सार्वजनिक पुस्तकालय में जाएं तो आपको काउंटर पे ही सर्कुलेशन सिस्टम के समय जहां आप आदान प्रदान करते हैं वहां पे आप देखिएगा कि कई सारे बुक रखे रहते हैं जिससे आप तुरंत ले भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन, ग्रीन स्टोन क्या है? 46 का आंसर होगा आपका ए, एक ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडबुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? सूचना स्रोत याद रखिएगा 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। 47 का, ठीक है, तो जिसमें से आपको पता होना चाहिए प्राथमिक सूचना स्रोत के अंतर्गत में नहीं आएगा, ये द्वितीय सूचना स्रोत के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, यह आमतौर पर प्राथमिक सूचना स्रोत में संकलित डेटा या तत्व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। प्राथमिक सूचना स्रोत उसे आप बोल सकते हैं कि तुरंत आपको जो भी सूचना मिलता हो, जैसे न्यूज़पेपर, शोध पत्र, डायरी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। पेटेंट आपसे कई बार पूछा जाता है कि पेटेंट किस लॉ के अंतर्गत में आता है सूचना स्रोत के, तो प्राथमिक में ही आता है, फर्स्ट में आता है, तो याद रखिएगा। और तृतीय स्रोत मैं बता देता हूँ कि ये प्राथमिक और द्वितीय स्रोत को खोजने में मदद करता है, जैसे कि ग्रंथ सूची, निर्देशिकाएं, ये तृतीय सूचना स्रोत है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं 48 क्वेश्चन। 100% ये क्वेश्चन आएगा, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? मैं चाहता हूँ कि जो लोग पटना में हैं खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जरूर घूम लें। तो चलिए, इसका आंसर होगा पटना में है, स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कब बना है, तो डेट के अकॉर्डिंग याद रखिएगा 29 अक्टूबर 1891 ईस्वी में बना है। 29 अक्टूबर 1891 में बना है। ये फेमस क्यों है? तो आपको फेमस इसलिए है कि ये पांडुलिपि, मतलब पुराना से पुराना पांडुलिपि संग्रह जनता को दान कर सकता है, बहुत ही पुराना पांडुलिपि इसके पास रखा हुआ है। चलिए 49 क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार संदर्भ इंटरव्यू के कितने चरण होते हैं? तो 49 का आंसर आपका सी होगा, 4 होगा आपका, 4 होगा आपका। 15 क्वेश्चन देखिएगा, प्लेजरिज्म का अर्थ क्या है? 50 का आंसर आपका ए होगा, आपका। सवाल 51 क्वेश्चन, PERT प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक का प्रयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका बी, परियोजना प्रबंध के लिए किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। चलिए कुछ जान लेते हैं PERT के बारे में। ये स्वपालन परियोजना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये नई सेवाओं की योजना बनाना है और डिजिटलीकरण परियोजना बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन, विद्यामित्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यामित्र आपका इसका आंसर होगा बी, एकीकृत ई कंटेक्ट पोर्टल है। तो विस्तार से समझते हैं कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न ई लिंक पोर्टलों और संसाधनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसका मुख्य लक्ष्य देश भर में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्ध को सुगम बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 क्वेश्चन, कटर, चार्ल्स एमी कटर बोला जाता है। चार्ल्स एमी कटर की रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कब प्रकाशित हुई है? 53 का आंसर होगा आपका, इसका आंसर आपका ए होगा, 1876 ईस्वी में हुआ है। 1876 ईस्वी में हुआ है।
चलिए कुछ जान लेते हैं। चार्ल्स एमी कटर के द्वारा लिखी गई, जो एक प्रभावशाली अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। कैसे लाइब्रेरियन थे? तो अमेरिकन के लाइब्रेरियन थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा पॉइंट बाई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में मुख्य अंतर क्या है? दोनों में बहुत डिफरेंट है। चलिए विस्तार से समझा देते हैं। ऑटोबायोग्राफी किसे बोला जाता है? ऑटोबायोग्राफी सबसे पहले लेखक द्वारा स्वयं लिखता है, ठीक है, और बायोग्राफी कोई और लिखता है। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा कि बी होगा इसका आंसर। तो ये पुस्तक याद रखिएगा, यह पुस्तक खास तौर पे बायोग्राफी को जीवनी, ठीक है, जीवनी बोला जाता है, या किसी व्यक्ति के जीवन का विवरण होता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। लेखक शोध, साक्षात्कार और विभिन्न स्रोतों का उपयोग करके जानकारी एकत्रित करता है। ठीक है, अब चलिए ऑटोबायोग्राफी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होता है। आत्मकथा यह स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखी अपने जीवन का विवरण होता है। यह लेखक के व्यक्तिगत अनुभव, यादों और दृष्टिकोणों पर आधारित होता है। ठीक है, कैसा लग रहा है क्लास? बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन। इंटर लाइब्रेरी लोन किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है ये क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा 55 का बी। इसका 55 का होगा बी, पुस्तकालय सहयोग और संसाधन सहभागिता से है। चलिए कुछ जान लेते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन के बारे में। क्या है? सबसे पहले इंटर लाइब्रेरी लोन यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत एक पुस्तकालय अपने पाठकों के लिए दूसरे पुस्तकालय में ऐसी सामग्री, मतलब पुस्तकें, लेखक आदि उधार ले सकता है जो उसके अपने संग्रह में उपलब्ध नहीं होता है। इंटर लाइब्रेरी लोन का वन लाइनर में आप समझ सकते हैं तो ये है कि दूसरे पुस्तकालय के लिए, पाठक के लिए पुस्तक उपलब्ध करवाता है, जो उसके पास नहीं रहता वो पुस्तक कहीं और से मंगवाता है, तो उसी को इंटर लाइब्रेरी लोन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 वर्ल्ड कैट किसका उत्पाद है? इसका आंसर OCLC होगा। चलिए OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कैट दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ सूची डेटाबेस है जिसमें दुनिया भर में हजारों पुस्तकालय संग्रह की जानकारी शामिल है। लिख लीजिएगा पॉइंट बाई 1। पॉइंट 2, OCLC एक वैश्विक पुस्तकालय सहकारी संस्था है जो साझा प्रयोगी सेवा, मूल्य शोध, सामुदायिक कार्यक्रम प्रदान करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। शोधकर्ता, छात्र और आम पाठक वर्ल्ड कैट का उपयोग पुस्तकों, पत्रिकाएं, संगीत, वीडियो और अन्य सामग्री खोजने के लिए उनके निकटतम पुस्तकालय में उनकी उपलब्धता का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 57 क्वेश्चन। DDC में फिनिक्स शेड्यूल का अर्थ क्या है? 57 का आंसर होगा आपका ए होगा पूरी तरह से नया और पुनर्गठित शेड्यूल बोला जाता है। और DDC कब आया है आपको पता होना चाहिए कि 1876 में आया है, मेलविन डेवी के द्वारा आया है। और चलिए इतना तो काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन। करेंट कंटेंस किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है? 58 का आंसर होगा आपका ए। यह एक CA मतलब सामायिक जागरूकता सेवा है। ठीक है, सामायिक जागरूकता सेवा का उदाहरण है एक ऐसी सेवा
थी जो शोधकर्ताओं का हाल ही में प्रकाशित एकेडमिक पत्रिका के लेखों की विषय तालिका मतलब टेबल, ठीक है, टेबल प्रदान करती है। ठीक है, सीए का करेंट अवेयरनेस सर्विस बोला जाता है, याद रखिएगा फुल फॉर्म भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 क्वेश्चन आज का। 59 क्वेश्चन है, पुस्तकालय में वीडिंग आउट या संग्रह छटाई का क्या अर्थ है? 59 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई बार मिलेगा आपको। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा आपका बी, अनुपयोगिक या क्षतिग्रस्त पुस्तकों को संग्रह से हटाना। क्षतिग्रस्त मतलब जो बहुत पुराने बुक हो जाते हैं और रखे रखे खराब हो जाते हैं, उन्हीं को छटाई करना, उसी को बोला जाता है संग्रह छटाई। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 क्वेश्चन आज का। ई बुक 16 क्वेश्चन है। ई बुक क्या है? ई बुक आपका एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध पुस्तक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध पुस्तक है। यह एक पुस्तक का डिजिटल संस्करण होता है जिसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेबल में समर्पित ई रीडर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ई बुक में पारंपरिक मुद्रित पुस्तकों की तरह पाठ, चित्र या दोनों हो सकते हैं और सभी मल्टीमीडिया सुविधाएं भी शामिल हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन है, बुलियन ऑपरेट्स एंड और नोट का उपयोग किसमें होता है? एंड और नोट का उपयोग किसमें होता है? ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। इसका आंसर सी है होगा, सूचना खोज, इंफॉर्मेशन सर्च में होता है, सर्च करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड मतलब ऑपरेटर खोज परिणाम को उन दस्तावेजों तक सीमित करता है जिसमें सभी निर्देशित शब्द शामिल होते हैं, जैसे पुस्तकालय एंड स्वचालन। अब आगे जानते हैं और के बारे में, ओ आर के बारे में। ओ आर क्या है? ये ऑपरेट खोज परिणामों का विस्तार करता है ताकि उसमें निर्देशित शब्दों में से कोई भी एक शामिल हो, जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं नोट के बारे में। नोट क्या है? NOT के बारे में, ऑपरेट विशिष्ट शब्दों वाले दस्तावेजों को खोज परिणामों से बाहर करता है। जावा नोट काफ़ी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62 क्वेश्चन, फीड का पूर्ण रूप से जब इसे भंग किया गया है, तो इसका आंसर होगा 62 का बी, इंटरनेशनल फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन जोड़ा गया है। तो चलिए फीड के बारे में जान लेते हैं। फीड आपका 1895 में आया है, 1895 में आया है। पॉट आउटलेट और हेनरी ला फॉन्ड के द्वारा आया है। ये खास तौर पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी IIB के रूप में लिखी गई है। ठीक है, आगे विस्तार से और जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट, कि संगठन के नाम में कई बार परिवर्तन हुए हैं और 1988 में 1988 में यह इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम आपको बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द पूछा जाएगा कि 1988 में जोड़ा गया है, डॉक्यूमेंटेशन शब्द फीड बना है। ठीक है, ऐसे फीड बना कब है? तो 1895 में, 1895 में बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट भी बता देते हैं हम आपको कि फीड के सूचना विज्ञान और प्रलेखन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वित्तीय कठिनाइयां के कारण 2002 में इसे भंग कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63 क्वेश्चन आज का। सीसी में एंटीरोराइजिंग कॉमन आइसोलेट ACI का प्रयोग किसके पहल होता है? 63 का आंसर होगा आपका
ए स्पेस फैक्ट से होता है, स्पेस फैक्ट से होता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। ACI का प्रयोग करने में वर्गांक में इन समान अवधारणाओं को प्राथमिकता मिलती है, जिससे जिससे संबंधित प्रलेख एक साथ सामूहिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो 64 का आंसर होगा सी, डॉक्टर रंगनाथन जी को माना जाता है। डॉक्टर रंगनाथन जी को माना जाता है। SR का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा आप। कई बार पूछा जाता है कि SR का सियाली होता है, R का होता है रामामृत होता है। और रामामृत इनका जन्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जन्म इनका 9 अगस्त, रियल 9 अगस्त है, लेकिन स्कूली डेट के अनुसार 12 अगस्त 1892 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65 क्वेश्चन। पेरिस प्रिंसिपल्स 1961 किसमें से संबंधित है? किससे संबंधित है? 65 का आंसर होगा आपका बी, पुस्तकालय सूचीकरण से है। पुस्तकालय सूचीकरण से है। 65 का आंसर हो गया आपका। तो कुछ जान लेते हैं। 1961 में कैटलॉगिंग प्रिंसिपल से संबंधित है। यह पूर्णतः जान लीजिए कि अक्टूबर 1961 में पेरिस में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स में अपनाए गए सिद्धांतों को एक समूह है। एक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लिखिएगा। एक सिद्धांत का उद्देश्य दुनिया भर में सूचीकरण नियमों में एक रूपता लाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथ सूची डेटा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को लाइक करते हुए। 66 क्वेश्चन। मोनोग्राफ समानता किससे संबंधित होता है? मोनोग्राफ किससे संबंधित होता है? तो चलिए इसका आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। एक विशिष्ट विषय पर एक विस्तृत पुस्तक है। 66 का यह एक जान लेते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट है। लेखन एक प्रकार का है जो किसी एक विषय या किसी विषय के एक सीमित पहलू पर गहराई में केंद्रित होता है। मोनोग्राफ आमतौर पर किसी विशेष द्वारा लिखा जाता है और इसमें एक विषय व्यापक, विस्तृत और विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि मोनोग्राफ मुख्यतः पत्रिकाओं या संपादित संग्रहों के विपरीत होता है, जिसमें कई लेखकों द्वारा विभिन्न विषयों पर लेख शामिल हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PPBS मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। PPBS और जीरो बेस बजट दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। PPBS का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिए, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम क्या है? तो बजट जिस तरह से आपका आ रहा है तो इसका आंसर होगा आपका ए, बजटिंग तकनीकी है। जान लेते हैं इसके बारे में। PPBS आपका 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग में रॉबर्ट मैकनमारा द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, बाद में अन्य सरकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया गया है। तो बताइएगा जे मतलब जीरो बेस बजट कब आया है और किसके द्वारा लाया गया है? कमेंट में करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68 क्वेश्चन है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग मतलब NPTEL किसकी पहल है? इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे पूछा जा चुका है। NPTEL किसकी पहल है? तो 68 का आंसर होगा आपका बी। इसका आंसर होगा आपका बी होगा
AICTE और IITS का है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये जान लेते हैं कब शुरू किया गया। तो शुरुआत आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था और भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर द्वारा शुरू किया गया था। बेंगलोर द्वारा शुरू किया गया था। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा और वित्त पोषित किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग, विज्ञान, मानवीकरण और प्रबंधन में गुणवत्ता ऑनलाइन पाठ्यक्रम और वीडियो व्याख्या निःशुल्क उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? बहुत ही घुमा के क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। इसका आंसर बहुत ही इजी है, परंतु इसका आंसर है आपका सी, 1928 ईस्वी में किया गया था। 1928 ईस्वी में किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लॉ 1928 में तो 5 लॉ लाए थे, परंतु 1931 में प्रकाशित हुआ था। तो कुछ जान लेते हैं और कि विज्ञान का 5 लॉ भी 1928 में ही पूर्णतः बना था। और डॉक्टर रंगनाथन ने 1924 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन पद को संभाला था। बाद में इन्होंने अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। तो परंतु आपसे एक सवाल रहेगा कि 1924 में कब 1924 में डॉक्टर रंगनाथन ने पहली बार कहाँ लाइब्रेरियन बनाए गए थे? कहाँ के लाइब्रेरियन? तो मद्रास के लाइब्रेरियन बनाए गए थे। ठीक है, प्रथम लाइब्रेरियन थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 3 साल बाद मतलब 1925 में इंग्लैंड से वापस आए थे। तो उसके बाद आपको 3 साल वक्त लिए थे 5 लॉ बनाने में। ठीक है, उसके बाद प्रकाशित किया गया था 1931 में। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। 70 क्वेश्चन आज का। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल आउटिंग स्टेट्स SFAS किससे के द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा आपका FASB, फाइनेंशियल आउटिंग स्टेट्स बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 71 क्वेश्चन। डॉक्यूमेंटेशन वर्क का उद्देश्य क्या है? 71 का डॉक्यूमेंटेशन वर्क। चलिए विस्तार से समझते हुए इसका आंसर होगा आपका ए, सूचना का संगठन और प्रसार है। सूचना का संगठन और प्रसार है। ठीक है, तो कुछ जान लेते हैं। प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंटेशन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार के दस्तावेज मतलब पुस्तकों, लेखक, रिपोर्ट, डेटा आदि से जानकारी एकत्र करना, संसाधित करना, व्यवस्थित करना, संग्रहित करना और उसे उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना शामिल किया जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि प्रलेखन कार्य में अमूर्तीकरण एब्स्ट्रैक्टिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्टिंग अनुक्रम, इंडेक्सिंग, वर्गीकरण, सूचीकरण और सूचना पुनर्प्राप्ति जैसी गतिविधियां शामिल है। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कई बार सवाल में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 72 क्वेश्चन आज का। 72 क्वेश्चन। ऑर्थोमार्क किस प्रणाली का हिस्सा है? ऑर्थोमार्क किस प्रणाली का हिस्सा है? 72 का आंसर होगा आपका ए, कटर ऑर्थोमार्क्स का है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए आपका। तो ऑर्थोमार्क जिसे कटर नंबर भी कहा जाता है, ठीक है, यह एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। यह किसी विशेष वर्गीकरण संस्था के भीतर पुस्तकों को लेखक के अपना उपनाम के अनुसार व्यवस्थित करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73
क्वेश्चन आपका है, पुस्तकालय में ओरिएंटेशन प्रोग्राम किसके लिए आयोजित किया जाता है? 73 का आंसर होगा आपका बी, नए पाठ को उपयोगकर्ताओं के लिए किया जाता है। चलिए कुछ विस्तार से समझते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य नए उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के संसाधनों, सेवा, आउटलेट, नियमों और नीतियों में प्रचलित कराना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा जा चुका है केबीएस एनबीएस में। Z39.5 क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। 74 का आंसर आपका होगा बी, यह नेटवर्क प्रोटोकॉल जो डेटाबेस खोज और पूर्ण प्राप्ति के सक्षम बनाता है। ठीक है, इसका कुछ जान लेते हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसका उपयोग विभिन्न कंप्यूटर प्रणालियों पर डेटाबेस से जानकारी खोजने और पुनः प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। 75 क्वेश्चन आज का, मीडिया लिटरेसी में क्या शामिल है? 75 का आंसर होगा आपका ए, विभिन्न मीडिया प्रारूपों तक पहुंचाने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और बनाने की क्षमता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 76 क्वेश्चन, कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो 76 का होगा आपका आंसर ए, यूजीसी ने की थी। यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया था। इस जान लीजिएगा कि शुरुआत कब किया गया, तो 1980 में शुरू किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 77 क्वेश्चन पे। 77 क्वेश्चन है, सीसी में राउंड्स और लेवल्स का प्रयोग किस पक्ष मतलब फैक्ट के लिए होता है? तो चलिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सीसी का आंसर होगा आपका 77 का आंसर होगा डी, स्पेस और टाइम के लिए किया जाता है। स्पेस और टाइम के लिए किया जाता है। और ये अवधारणा आपको चौथा संस्करण याद रखिएगा, सीसी का चौथा संस्करण में किया गया था। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बताइएगा कि चौथा संस्करण सीसी का कब आया था, कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि सीसी का 4th एडिशन कब आया। 78 क्वेश्चन, फैक्ट ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है? फैक्ट ऑन फाइल्स 78 का आंसर होगा आपका सी, समाचार डाइट्स सामयिक घटनाओं का सार है। ठीक है, इसकी स्थापना याद रखिएगा, यह एक अमेरिकन प्रकाशन है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार का साप्ताहिक सारांश प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1940 में किया गया था। 1940 में किया गया था। पुस्तकालय, स्कूल और शोधकर्ताओं के सामयिक घटनाओं के लिए किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 क्वेश्चन है, पुस्तकालय में पुस्तकों को शेल्फिंग के लिए न्यू इंग्लैंड मेथड किसने विकसित किया था? 79 का आंसर होगा आपका डी, चार्ल्स ज्वेट के द्वारा किया गया था। चार्ल्स सी ज्वेट के द्वारा किया गया था। 79 का डी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि न्यू इंग्लैंड मेथड शब्द का कोई एक सार्वभौमिक रूप स्वीकृति परिभाषा नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 80 क्वेश्चन आज का, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसकी एक परियोजना है? वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसकी परियोजना है? ये VVI है, लिख लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा। 80 का आंसर होगा ए, यूनेस्को का प्रकाशन है, यूनेस्को ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा है। तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी आपका। तो कुछ विस्तार से समझ लेते हैं 80 का।
इसकी शुरुआत 2005 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा की गई थी। यूनेस्को के सहयोग से ये 2009 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के साथ साथ शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच का विस्तार करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 क्वेश्चन आज का। 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक वेव का विचार किसने प्रस्तुत किया था? सिमेट्रिक वेव का विचार किसने किया था? इसका आंसर होगा बी, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो कुछ जान लेते हैं कि सबसे पहले इनके द्वारा WW का आविष्कार किया गया था। इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कई बार पूछा जाता है। सिमेट्रिक वेव वर्ल्ड वाइड वेव का एक विस्तार है जिसका उद्देश्य वेब पर डेटा को इस तरह से संरचित और टैग करना है कि इसे मशीनों द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा जा सकता है। 82 क्वेश्चन, कहानी सुनाना। कहानी सुनाना पुस्तकालय के किस प्रकार की सेवा का हिस्सा है? तो 82 का आंसर होगा बी, प्रसार सेवा का उदाहरण है। चलिए 83 पे आते हैं। AACR 2R में R का क्या अर्थ है? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो R का होता है रिसीव्ड बोला जाता है, रिसीव्ड बोला जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपको एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन रिवीजन बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, रिवाइज भी बोल सकते हैं, रिवीजन भी बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। ACR 1 कब आया था? 2 कब आया? आपसे कई बार पूछा जाता है। तो ACR 1 कब आया था आप बताइएगा। ACR 2 1978 में आया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो सूचना स्रोत हम आपको बताएं कि 3 प्रकार के सूचना स्रोत आते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। ठीक है, तो प्राथमिक में खास तौर पे स्टैंडर्ड आपका प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार का सूचना स्रोत हो सकता है, हालांकि इसे मुख्य रूप से प्राथमिक सूचना स्रोत में माना जाता है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट टाइम वेस्ट करते हुए। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इनमें प्रविष्टि किस क्रम में व्यवस्थित होता है? 85 का आंसर होगा आपका 85 का सी होगा। इसका आंसर वर्गीकरण कॉल नंबर के अनुसार होता है। मतलब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड प्रविष्टि वर्गीकरण कॉल नंबर के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन पे। 86 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में कॉपीराइट अवधि लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्ष तक रहता है? भारत में, विश्व में अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूजन मत लीजिएगा। भारत में ऐसे पूछा जाएगा आपसे, तो भारत में इसका आंसर होगा, भारत जब भी पूछे तो आप 60 क्वेश्चन लगाइएगा। 60 वर्ष लेखक के मरने के उपरांत आपका ये 60 वर्ष तक उसके रहता है। तो इसका सबसे पहले कॉपीराइट अधिनियम कब आया था याद रखिएगा, तो 1957 में 1957 में आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉपीराइट के बारे में विस्तार से समझ लीजिएगा। 87 क्वेश्चन, DDC का कौन सा संस्करण मानक संस्करण स्टैंडर्ड एडिशन के रूप में जाना जाता है? 87 का हो जाएगा आपका बी, 15वां संस्करण को जाना जाता है। 15वां संस्करण को जाना जाता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। 15वां संस्करण 1951 में आया था। स्टैंडर्ड एडिशन के रूप में निर्मित किया गया था इसका। ठीक है, DDC का 15वां संस्करण 1952 में इसका संशोधित संस्करण रिसीव्ड 15 एडिशन भी जारी किया गया था। लेकिन आप याद रखिएगा 51 में ही संस्करण आया था, रिसीव्ड आपसे पूछा नहीं जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को लाइक करते हुए। 88 क्वेश्चन पे आते हैं अब। 88 क्वेश्चन क्या बोला? नॉलेज मैनेजमेंट में मुख्य रूप से क्या शामिल है? 88 का आंसर होगा आपका बी, संगठन के ज्ञान संपादक
को पहचानना, बनाना, साझा करना और उपयोग करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन, पुस्तकालय में क्षतिग्रस्त पुस्तकों की मरम्मत और रख रखाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको जरूर समझा दूंगा। 89 का रहेगा आपका सी, संरक्षण और परीक्षण बोला जाता है। 89 को कहा जाता है आपका, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन आज का, ईयर बुक में समानता किस अवधि की जानकारी होती है? 90 का आंसर होगा आपका ईयर बुक। एक वर्ष की जानकारी होती है, इसमें एक वर्ष की जानकारी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ईयर बुक एक वार्षिक प्रकाशन है जो पिछले वर्ष में घटित उपलब्धि, आंकड़े और सारांश प्रस्तुत करता है, ठीक है। यह किसी विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान ईयर बुक, संगठन जैसे स्कूल ईयर बुक, भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश में ईयर बुक, ठीक है, संबंधित हो सकता है। ईयर बुक आपका जानना इंपॉर्टेंट है और ईयर बुक के इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको साल में एक बार प्रकाशित होता है, जो पूर्णतः ऐतिहासिक अवलोकन के लिए उपयोगी संसाधन होता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 91 क्वेश्चन, डेसीडॉक डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संगठन से संबंधित है? 91 का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, केबीएस में आ चुका है कई बार, एनबीएस में भी। इसका आंसर बी होगा, डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा क्यों है कि यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, इसी के द्वारा इसी को बनाया गया था। डेसीडॉक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, देख सकते हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ के एक प्रयोगशाला में स्थापना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य डीआरडीओ के वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग को वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रदान करता है, रक्षा अनुसंधान संबंधित प्रकाशनों का प्रबंधन करना और सूचना प्रसार सेवा से संचालित करना रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। 92 क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। सीसी के छठे संस्करण में कितनी मौलिक श्रेणी है? कितनी मौलिक श्रेणी है? तो सीसी में आपका 92 का आंसर होगा आपका बी। जैसे कि PMEST के बारे में हम कई बार बोल चुके हैं। पर्सनालिटी हिंदी में होता है पदार्थ, व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है, और मैटर का होता है पदार्थ, ऊर्जा मतलब एनर्जी, स्थान मतलब स्पेस, टाइम मतलब समय, और किसके द्वारा आया है? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 93 का क्वेश्चन का, RSS क्या उपयोग पुस्तकालय किस लिए कर सकते हैं? 93 का आंसर होगा आपका ए, नई सूचना और अपडेट को स्वचालित रूप से वितरित करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 94 क्वेश्चन, समय ज़्यादा हो चुका है, मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक्सेस रजिस्टर, एक्सेस रजिस्टर का सबसे पहले उसका आकार जान लीजिएगा आप। पुस्तकालय में क्या दर्ज किया जाता है? एक्सेस रजिस्टर के बारे में जानना अनिवार्य है। आकार जो जानते हैं वो कमेंट में करिएगा जरूर कि कितने साइज का होता है, इसका साइज बताइएगा। 94 का आंसर होगा आपका सी, इसका आंसर सी होगा आपका। पुस्तकालय में प्राप्त सभी पुस्तकों का स्थानीय रिकॉर्ड रखता है एक्सेस रजिस्टर, ठीक है। एक्सेस रजिस्टर खास तौर पे आमतौर पे एक्सेस नंबर, एक द्वितीय पहचान संख्या है, प्राप्ति तिथि, लेखक, शीर्षक, प्रकाशक, मूल्य और स्रोत मतलब भी इम्पॉर्टेंट है, जैसी जानकारी शामिल किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 95 का आज का क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन है, साइंटिस्ट इंडेक्स SCI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? 95 का आंसर होगा आपका ए होगा, यूजीन गारफील्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट जो रहेगा मैं आपको जरूर बताता चलूँगा। 96 क्वेश्चन, ILA बुलेटिन, इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि ILA बुलेटिन का वर्तमान नाम क्या है और ILA के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका अब नाम आपका हो चुका है बी, जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन जिला के नाम से जाना जाता है। लेकिन परंतु मैं बता देता हूं आपको कि जर्नल्स ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन तो नाम जाना जाता है,
परंतु इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा आधारित त्रैमासिक पत्रिका है। यह एक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर शोध, लेख, केस, समीक्षाएं और संघ की गतिविधियों से संबंधित लेखक के समाचार प्रकाशित करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन। आज का समय समाप्त होता जा रहा है। यूडीसी के समान कॉमन सामान्य सहायक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 97 का सी होगा, विभिन्न प्रतीक जैसे कोष्ठ, उद्धरण चिन्ह आदि के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 98 क्वेश्चन है, मैक्सलो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत पुस्तकालय प्रबंधन के किस पहलू से संबंधित है? 98 का आंसर होगा आपका सी, कर्मचारी अभिप्रेरण से संबंधित है। इसका आंसर सी होगा। 99 क्वेश्चन आज का अंतिम सेकंड क्वेश्चन है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन किसकी एक संस्था है? 99 का आंसर आपका होगा बी, यूजीसी की एक संस्था है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीईसी की स्थापना 1993 में यूजीसी के द्वारा किया गया था, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता संबोधित करना, बढ़ावा देना रहता है। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीटेड क्लास होने जा रहा है। डीआरटीसी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कब की गई और किसके द्वारा की गई है? और जितना भी आपका आंसर अभी तक सही हुआ वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ है जवाब। और इसका आंसर होगा 100 का आंसर होगा आपका ए, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया था, 1962 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना और कहाँ है? तो बेंगलोर में स्थित है, आपका बेंगलोर में स्थित है। एक बड़ा नोटिफिकेशन क्लास समाप्त होने के बाद एक नोटिफिकेशन सुन के जाइएगा कि बीपीएससी का क्लास ललीन एकेडमी का आप सर्च कीजिएगा, आपके लिए जीके जीएस स्पेशल चलाया जा रहा है। उसमें 1 लाख से सब्सक्राइबर ज़्यादा है और आप लोग अगर प्यार और उसी के अकॉर्डिंग आपका एनसीईआरटी भी बुक कंप्लीट किया जा रहा है ललीन एकेडमी के द्वारा। तो आप लोग ज़रूर, अभी आप लाइब्रेरी साइंस ललीन एकेडमिक 2.0 पे देख रहे हैं, जिनको जीके कंप्लीट करना है, बीपीएससी लाइब्रेरियन का सपना है, तो वो ललीन एकेडमिक में जाके ज़रूर जुड़ें, क्योंकि उसमें टॉपिक बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको लाइब्रेरी टीचर में बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान होगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मेरा क्लास भी चल रहा है, और कितना क्लास आपका अभी तक फ़िलहाल 100 में से कितना सही हुआ है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल 8 बजे 8 बजे रात में।